टुडे वी डिस्कस अबाउट मेंटल हेल्थ। आज अपन किसके बारे में पढ़ेंगे? मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ से आप सब क्या समझते हो कि मानसिक हेल्थ कैसी है, आपकी मानसिक तौर पर आपका हेल्थ कैसे डेवलप होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे अपन कि मेंटल हेल्थ क्या होती है। मेंटल हेल्थ क्या होती है, इसका इंट्रोडक्शन देखना। स्वास्थ्य की विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा में स्वास्थ्य एक अवस्था है जिसमें व्यक्ति बिना किसी रोग की उपस्थिति के व्यक्ति मानसिक, शारीरिक व आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं? हेल्थ। हेल्थ की डेफिनेशन बताइए इन लोगों ने कि हेल्थ की डिफाइन क्या है। हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल एंड स्पिरिचुअल वेलबींग, नॉट मेनली एनी एब्सेंस ऑफ डिजीज, है ना। तो हेल्थ की डेफिनेशन क्या है? कोई इंसान अगर हेल्थी है ना, हेल्थी है तो उसमें क्या क्या होना चाहिए? वो कैसा होना चाहिए? मेंटली फिट होना चाहिए, है ना। और कैसा होना चाहिए? फिजिकल और स्पिरिचुअल और सोशल, है ना। आजकल सोशल को हटा दिया गया है। हेल्थी पर्सन क्या कहलाएगा? जब उसमें मेंटली फिट होगा, फिजिकली फिट होगा, स्पिरिचुअली फिट होगा और सोशल फिट होगा। इसमें यही बता रखा है कि स्वास्थ्य के विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा दी गई परिभाषा के अनुसार, और ये किसकी डेफिनेशन है? WHO की, है ना, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। और इसमें एक बात का ध्यान रखना कि इसके अंदर क्या होना चाहिए, ये सब तो होना चाहिए, है ना। इसके इसमें दे रखा है कि नॉट एनी डिजीज प्रेजेंट, है ना। मतलब उसके अंदर क्या नहीं होनी चाहिए? कोई भी डिजीज नहीं होनी चाहिए। मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है व्यक्ति का स्वयं तथा वातावरण के मध्य सामंजस्य मानसिक स्वास्थ्य कहलाता है। मतलब उसके जो मध्य वातावरण है उसके साथ में उसको क्या करके चलना पड़ेगा? सामंजस्य करने के चलना पड़ेगा। मतलब उसको क्या बनानी पड़ेगी? बैलेंस बनाना पड़ेगा। कहाँ कहाँ बैलेंस बनाना पड़ेगा व्यक्ति को? मतलब उसके जो आसपास वाला इन्वायरमेंटल है ना, मतलब उसका जो इन्वायरमेंट है उससे इसको क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस। किसको? पर्सन को। जो पर्सन है उसको, है ना, क्या करना पड़ेगा? इन्वायरमेंट के साथ में क्या बनाना पड़ेगा? बैलेंस बनाना पड़ेगा। व्यक्ति की मानसिक स्वास्थ्य का निर्धारण विभिन्न शारीरिक हार्मोन, शारीरिक संरचना तथा संवेदनाओं द्वारा होता है। देखो, सबसे पहले अपन पढ़ रहे हैं कि हेल्थ क्या होती है। हेल्थ क्या होती है? हेल्थ इज अ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, नॉट मेनली एनी डिजीज प्रेजेंट, है ना। मतलब WHO ने बताया कि हेल्थी पर्सन वही कहलाएगा जो कि जब तक वो क्या हो? फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और स्पिरिचुअली फिट हो, तब जाके वो क्या कहलाएगा? हेल्थी पर्सन कहलाएगा। और अपन, है ना, हेल्थी पर्सन किसको बोलेंगे? जिसका अपने इन्वायरमेंट के साथ बैलेंस हो। इन्वायरमेंट के साथ मतलब आसपास की चीजों के साथ में क्या हो? बैलेंस हो। वो पर्सन क्या कहलाएगा? हेल्थी पर्सन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? हेल्थी पर्सन कहलाएगा। और उसके बाद में आता है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप। अब एक मेंटल इल पर्सन जो होता है या मेंटल हेल्थ चलती है, वो किसके साथ में चलती है? बॉडी माइंड रिलेशनशिप के साथ में चलती है। इसको देखो कि व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य निम्नलिखित कारकों से प्रभावित होता है। किस किस से? फिजिकल फैक्टर से, फैमिली फैक्टर से, इन्वायरमेंटल फैक्टर से, बेसिक नीड से और लाइफ गोल से। अब इसने दे रखा है कि बॉडी माइंड रिलेशनशिप। बॉडी माइंड रिलेशनशिप मतलब क्या होता है? जैसे कोई पर्सन है ना, तो उसका बॉडी और माइंड के साथ रिलेशन होता है। आप, है ना, जब आपको किसी चीज का दिक्कत होगा, टेंशन होगा, है ना, मतलब आप जब क्या हो? मेंटली परेशान हो, तो आप क्या होगे? फिजिकली भी परेशान होगे। अगर किसी को टेंशन होती है तो नाखून खाने लग जाता है ना। मतलब कि वो जो माइंड से परेशान है, वही प्रॉब्लम कहाँ दिखाई देगी आपको? उसकी फिजिकल एक्टिविटी में दिखाई देगी। कहाँ दिखाई देगी? फिजिकल एक्टिविटी में दिखाई देगी। उसको बोलते हैं बॉडी का माइंड से रिलेशनशिप और माइंड का बॉडी से रिलेशनशिप, है ना। क्या बोलते हैं? बॉडी माइंड रिलेशनशिप। उसके बाद में दे रखा है व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करता है। उसका जो मानसिक स्वास्थ्य है किसी का, मेंटल हेल्थ, किस पर निर्भर करता है? फिजिकल फैक्टर पर, फैमिली फैक्टर पर, इन्वायरमेंटल फैक्टर पर, बेसिक नीड्स पर और लाइफ गोल्स पे। इन पे ये क्या करता है? डिपेंड करता है। क्या?
किसी भी पर्सन का जो फिजिकल हेल्थ है, मेंटल हेल्थ है, स्पिरिचुअल है, सोशल है, उसकी बेसिक नीड है या नहीं है, उसका इन्वायरमेंटल कैसा है, उसका फैमिली फैक्टर कैसा है, ये सब क्या बनते हैं, उसके कारक बनते हैं, है ना। उसके बाद में आएगा कि फिजिकल फैक्टर। अब बताओ फिजिकल फैक्टर कौन कौन से होते हैं, जो अपनी बॉडी में, जो अपनी बॉडी है ना, उसका जो फिजिकल है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिजिकल फैक्टर बोलते हैं। उसके अंदर आएगा यदि व्यक्ति की आयु के अनुसार सही शारीरिक वृद्धि हो तो व्यक्ति अपनी शारीरिक संरचना से संतुष्ट होता है, परंतु यदि आवश्यकता से अधिक अथवा कम वजन, काले रंग, किसी भी प्रकार की विकलांगता जैसे अंधा, काना, गूंगा, बहरा होने पर व्यक्ति अवसादग्रस्त हो सकता है। सामान्य से अधिक व कम कद होने पर भी व्यक्ति हीन भावना का शिकार हो सकता है। इसलिए ये बता रखा है कि किसी इंसान की कोई शारीरिक संरचना है ना, जबकि जैसे कि कोई 50 साल का है ना, या फिर उसकी लेकिन बुद्धि कितने साल की है, 5 साल के बच्चों की जैसी हो, है ना। अगर इसके अलावा कोई पर्सन है जिसकी हाइट कम है, या फिर उसको फिजिकल कोई अबनॉर्मलिटी हो, जैसे कि उसका वो अच्छे से सुन नहीं पा रहा हो, वो ब्लाइंड पर्सन हो, है ना, ऐसे जो पर्सन होते हैं वो क्या कर सकते हैं, अपने आप में क्या होता है कि वो संतुष्ट नहीं होते हैं कि हम लोगों के साथ में ऐसा क्यों है, हमारी हाइट कम क्यों है। तो उनकी फिजिकल एक्टिविटी किस पे प्रभाव डाल रही है, उनके मेंटल हेल्थ पे। किस पे प्रभाव डाल रही है, मेंटल हेल्थ पे, है ना। तो उनकी जो फिजिकल एक्टिविटी है वो मेंटल हेल्थ पे प्रभाव डाल के क्या कर रही है, उसको मेंटली इल करने की कोशिश कर रही है। क्या करने की कोशिश कर रही है, मेंटली इल करने की कोशिश कर रही है। उसके बाद में आता है कि सेक्स, है ना, लिंग। भारतीय समाज एक पुरुष प्रधान, आप लोगों को सबको पता है कि जो इंडिया है उसके अंदर क्या पुरुषों को या फिर जो मेल्स होते हैं उनको क्या थोड़ा ज्यादा प्रायोरिटी दी जाती है एज अ कम्पेयर टू फीमेल, है ना। मेल्स को प्रायोरिटी ज्यादा देंगे तो उनका जो मतलब डेवलपमेंट होता है ना, वो थोड़ा अच्छा होता है। लेकिन एज अ कम्पेयर टू मेल, फीमेल का जो डेवलपमेंट होता है वो थोड़ा कम अच्छा होता है ना। इसके लिए इसने बता रखा है कि जो फीमेल्स होती है वो बहुत कम एज में ही क्या कर लेती है, बहुत सारी लिमिटेशन निर्धारित कर दी जाती है, जिससे इनका जो बिहेवियर होता है वो थोड़ा सा शर्मीला, कठिन परिस्थितियों में जल्दी घबरा जाना आदि वाला होता है ना, जबकि मेल का ऐसा नहीं होता है। उसके बाद में आएगा कि फैमिली फैक्टर। बच्चा जन्म के समय ना तो सामाजिक होता है ना ही असामाजिक होता है। माता पिता और परिवार ही उसकी क्या होती है, फर्स्ट स्कूल होती है। अच्छे संस्कार करने के वातावरण में बच्चे का सही मेंटल हेल्थ विकास होता है, जबकि एक दूसरे का सम्मान नहीं करने वाले, मतलब जिसमें झगड़े हो। अच्छा, इसके अंदर इसने ये बता रखा है कि जो बच्चे होते हैं, है ना, उनका जो फैमिली स्ट्रक्चर उन पे बहुत बड़ा कारण बनता है। सबकी फैमिली जो होती है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती है, इसलिए जो बच्चा सबसे पहले जो सीखता है वो कहाँ सीखता है, फैमिली से सीखता है। अगर उसको फैमिली का एनवायरनमेंट अच्छा नहीं मिला तो बच्चे की ग्रोथ जो होगी वो अच्छे से नहीं हो पाएगी, वो थोड़ा सा चिड़चिड़ा रहेगा, थोड़ा सा गुस्सेल रहेगा, है ना। तो ये सब चीजें कौन सी है, फैमिली फैक्टर। तो बच्चा फैमिली से भी बहुत कुछ सीखता है। उसके बाद में आता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर क्या आएगा, वातावरण के अंतर्गत व्यक्ति के चारों ओर स्थित सजीव व निर्जीव वस्तुओं को सम्मिलित किया जाता है। यदि व्यक्ति के चारों ओर का वातावरण संतोषप्रद हो तो व्यक्ति का व्यवहार संयमित रहता है। यदि वातावरण व्यक्ति की आवश्यकता को पूर्ण करने वाला ना हो, देखो होता क्या है कि अपना जो इन्वायरमेंट होता है ना वो भी एक बड़ा फैक्टर बनता है हेल्थ में। अगर आपका इन्वायरमेंट है आसपास का वो आपके अकॉर्डिंग नहीं हो तो आप क्या हो जाते हो, चिड़चिड़े से हो जाते हो कि भाई ऐसा ऐसा यहाँ पे क्यों है ना। आप लोग सब स्कूल पास आउट करके जब कॉलेज में आते हो तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर स्कूल जैसी लाइफ क्यों नहीं है, या फिर कॉलेज स्कूल से अलग क्यों है ना। तो इन्वायरमेंट का भी बहुत फर्क पड़ता है कि आपका जो इन्वायरमेंट है वो है क्या। इसके बाद में आता है बेसिक नीड्स, है ना। एक व्यक्ति की मतलब एक जो पर्सन होता है उसकी कुछ आवश्यकता होती है, नीड्स होती है, जिसमें फूड आता है और क्लॉथ आते हैं, एंड जो जहां पर वो रह रहा है होम आता है ना। यदि व्यक्ति को ये अपनी नीड के अनुसार नहीं मिले तो वो क्या हो जाता है, मानसिक असंतुलन हो जाता है, क्या हो जाता है, मेंटल इल पर्सन हो जाता है। उसके बाद में आता है लाइफ गोल्स। अगर किसी पर्सन के लाइफ गोल्स पूरे नहीं होते हैं तो भी इंसान चिड़चिड़ा हो जाता है, तो भी उसको क्या मेंटली इल होने लग जाता है धीरे धीरे। इस कैसे होता है कि व्यक्ति के जीवन के कई उद्देश्य होते हैं, जैसे जीवन में उच्च स्तरीय स्टडी करना व हाई
पोजीशन प्राप्त करना, अपने बच्चों को हाई पोजीशन दिलवाना। यदि व्यक्ति इसमें प्रयास द्वारा अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर पाता है तो वो निराशा का शिकार होता है, जो कि क्या होता है कि उसके मन में क्या ला देता है, मतलब नफरत लेके आ जाता है, जो कि क्या बनता है उसका मेंटली इल पर्सन बन सकता है। उसके बाद में आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेंटली इल पर्सन, है ना। मेंटली पर्सन के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या होते हैं। सबसे पहला आता है पॉजिटिव एटीट्यूड, सेल्फ कंट्रोल, सेल्फ एक्चुलेशन, सेल्फ कॉन्फिडेंस, एडजस्टेबल, एबल टू फुलफिल नीड्स, रेगुलर लाइफ और नो एक्सट्रीमिटीज। अगर कोई मेंटली हेल्थी पर्सन है ना, ये तो अपने पढ़ा था मेंटली इल पर्सन कैसे होते हैं। अब हम पढ़ रहे हैं कि मेंटली हेल्थ पर्सन कोई है तो उसमें क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होगा कि उसको अपन बोलेंगे कि हाँ ये हेल्थी पर्सन है। सबसे पहले उसका जो एटीट्यूड होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए। उस पर सेल्फ का क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। सेल्फ एक्चुलेशन मतलब उसको अपनी खुद की वास्तविकता क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। उसको कॉन्फिडेंस होना चाहिए खुद में, और वो एडजस्ट करने वाला हो, है ना, क्या हो, एडजस्ट करने वाला हो, समायोजन करने वाला हो। एबल टू फुलफिल नीड्स मतलब वो जो है ना अपनी आवश्यकता है उसको क्या कर सकता है, पूरी कर सकता है। रेगुलर लाइफ स्पेंड कर सकता है। और नो एक्सट्रीमिटीज मतलब उसको अतिशयता का अभाव नहीं होना चाहिए। ये क्या कहलाएगा, मेंटली हेल्थी पर्सन कहलाएगा। उसके बाद में आता है सेक्सुअल मैच्योरिटी होनी चाहिए उसके अंदर। फील राइट टूवर्ड्स दूसरों के प्रति क्या होनी चाहिए, थोड़ी फीलिंग्स होनी चाहिए। लैक ऑफ कॉन्फ्लिक्ट होना चाहिए और हाई मॉरल होना चाहिए। लाइफ के कुछ गोल्स होने चाहिए और सिंसियरिटी होनी चाहिए और प्रैक्टिकल एक्सपेक्टेशंस होना चाहिए उसके अंदर कि लाइफ में वास्तव में क्या हो रहा है ना। पॉजिटिव एटीट्यूड मतलब एक मेंटली रूप से हेल्थी पर्सन जो कि होगा वो अपना नजरिया रखता है, अर्थात वह स्वयं की योग्यता, क्षमताओं तथा अक्षमताओं की जानकारी रखता है। मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति अपनी जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों पक्षों को स्वीकार करते हैं, अतः ये स्वयं को वातावरण के अनुसार समायोजन करते हैं। मतलब कोई पॉजिटिव बिहेवियर कैसे, कि कोई चीज है ना, जैसे कोई इंसान है, ठीक है, मान लो ये इंसान है। अब इसको पता होना चाहिए कि मेरा पॉजिटिव बिहेवियर क्या है और इसको पता होना चाहिए कि मेरा नेगेटिव बिहेवियर क्या है। मतलब उसको खुद की अच्छाई भी पता होना चाहिए तो उसको खुद की बुराई भी पता होना चाहिए कि ये दोनों क्या है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि हाँ मेरे में ये कमी है। उसके बाद में आता है कि सेल्फ कंट्रोल मतलब जो मेंटली हेल्थ पर्सन होता है उनको स्वयं पे कंट्रोल होता है। कैसे, कि वो अपना जो डिसीजन हो वो खुद ले सकते हो, ठीक है। अपने जो विचार होते हैं, अपने जो कार्य होते हैं उनका डिसीजन वो खुद ले पाएंगे। उसको क्या बोलेंगे अपन, सेल्फ कंट्रोल, है ना। सेल्फ कंट्रोल मतलब उसको खुद का क्या होना चाहिए, कंट्रोल होना चाहिए। उसके बाद में आता है सेल्फ एक्चुलेशन। सेल्फ एक्चुलेशन का मतलब क्या होता है कि व्यक्तियों की आवश्यकता के क्रम अनुसार व्याख्या सर्वप्रथम मास्लो द्वारा दी गई थी। उन्होंने बताया था कि जो सेल्फ एक्चुलेशन होता है वो क्या होता है कि कोई भी पर्सन है वो स्वयं की पहचान करना जाना चाहिए। व्यक्ति स्वयं अनुभूति द्वारा अपनी क्षमताओं व योग्यताओं को पता लगाए। कि मतलब सेल्फ एक्चुलेशन मतलब ये होता है कि आप खुद के बारे में जान सको, है ना, कि हम क्या है, हम क्या नहीं है। मतलब सबको पता होना चाहिए कि मैं क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, क्या कर सकती हूँ, क्या नहीं कर सकती हूँ। इन सबका उसको अपने बारे में पता होना चाहिए, उसको बोलते हैं सेल्फ एक्चुलेशन। उसके बाद में आता है सेल्फ कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस क्या होता है, कोई भी पर्सन होता है उसमें खुद में कॉन्फिडेंस होना चाहिए, है ना, कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर लूंगा, है ना। ये वाला एटीट्यूड होना चाहिए और ये वाला क्या होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए। उसके बाद में आता है एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब कोई भी इंसान जो होता है ना, मतलब बहुत से कम लोग होते हैं वो एडजस्ट कम कर पाते हैं, नहीं कर पाते हैं। ये तीन टाइप्स के होते हैं, एक होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो, है ना। क्या होता है इड, एक होता है ईगो, एक होता है सुपर ईगो। इड में क्या होता है कि मतलब जो व्यक्ति होता है वो तुरंत उत्पन्न होने वाली आंतरिक इच्छा है। ईगो इड को नियंत्रित करता है। सुपर ईगो तथा इड का नियमन करके व्यक्ति के व्यवहार को समाज द्वारा स्वीकृत समायोजित पूर्ण करता है।
व्यक्ति का व्यवहार सदैव इस प्रकार होता है कि उसके परिवार तथा समाज के अच्छा इट मतलब तो क्या होता है कि जो पर्सन की क्या होती है पर्सनैलिटी होती है खुद की कि मैं क्या कर सकता हूँ। ईगो भी जो दो टाइप्स का होता है, एक होता है पॉजिटिव ईगो जो कि अच्छा होता है, एक होता है नेगेटिव ईगो जो कि क्या होता है बुरा होता है। एक होता है सुपर ईगो कि मैं क्या हूँ भगवान हूँ, मतलब वो अपने आप को क्या मानने लग जाता है मोर पावरफुल, क्या मानने लग जाता है मोर पावरफुल मानने लग जाता है कि हाँ मैं ही हूँ, है ना। उसको क्या बोलते हैं सुपर ईगो, है ना। उसके बाद में आता है कि अवेल टू द फुलफिल नीड्स, है ना। तो जो मेंटली हेल्थी पर्सन हो वह व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकता जैसे अपना भोजन और आवाज की पूर्ति करने में कंप्लीट होता है तथा अपनी तथा परिवार की आवश्यकता को भी वो पूरा कर सकता है। और मानसिक स्वास्थ्य व्यक्ति निराश ना होकर क्या करता है प्रयास करता है, मतलब अपनी नीड को वो पूरा कर सकता है। उसके बाद में आता है रेगुलर लाइफ। रेगुलर लाइफ मतलब जो मेंटली हेल्थ पर्सन होता है वो अपनी जो डेली लाइफ होती है उसको क्या बना के चलता है। जैसे ऐसे जो पर्सन होते हैं उनकी कुछ अच्छी व स्वच्छ आदतें भी होती है, जैसे कि वो डेली क्या लेंगे बात लेंगे और टूथब्रश करेंगे और लाइक जो मतलब अपन करते हैं ना एक्सरसाइज वगैरह ये सब, मतलब वो अपनी डेली रूटीन लाइफ को क्या करेंगे बैलेंस बना के चलेंगे। क्या करके चलेंगे बैलेंस बना के चलेंगे। उसके बाद में आता है कि नो एक्सट्रीमिटीज। नो एक्सट्रीमिटीज मतलब क्या होता है किसी भी कार्य की अति सदैव बुरी होती है। अत्यधिक भोजन का मतलब जो एक्स्ट्रामिटीज के काम कोई नहीं करता, है ना। जो हेल्थी पर्सन होना उसको पता होता है कि मुझे कितने अमाउंट में क्या चीजें करनी है, कितने अमाउंट में खाना खाना है, कितना पानी पीना है, कितना घूमना है, कितना मतलब अपनी बैलेंस लाइफ बना के चलता है कि घूम रहा है तो घूम ही रहा है कमा ही नहीं रहा, मतलब कि वो बैलेंस लाइफ जिएगा, ना कि इधर उधर की लाइफ की एक चीज कर रहा है तो वो कर ही जाता है, उसको क्या बोलते हैं एक्स्ट्रा, है ना। मेंटली हेल्थी पर्सन का व्यवहार अधिक सम्मान प्राप्त करना या प्रतिष्ठा प्राप्त करने वाला नहीं होता। ऐसे व्यक्ति ना अत्यधिक आक्रामक होते हैं, ना ही अधिक अधिक अतिशयता होने पर व्यक्ति का व्यवहार असंतुलित हो जाता है। उसके बाद में आता है सेक्सुअल मैच्योरिटी। मेंटली हेल्थ पर्सन जो व्यक्ति पर्सन्स होते हैं अर्थात ऐसे व्यक्ति अपनी जो सेक्सुअली एक्टिविटी होती है उसको पूरी करने के लिए समाज द्वारा मान्य नियमों के अनुसार कार्य करता है, समाज में एक सामान्य तथा सभ्य व्यक्ति के रूप में जीवन व्यतीत करता है, मतलब उसके अंदर सेक्सुअल मैच्योरिटी भी प्रेजेंट होती है। उसके अंदर था फील राइट टू टूवर्ड्स अदर्स। जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है वो क्या करता है जो फील करता है कि हाँ मेरे राइट्स तो है मुझे पता है, लेकिन उसको दूसरों के राइट्स भी पता है कि हाँ इनके प्रति उसके प्रति क्या होती है अच्छा नेचर होता है दूसरों के प्रति, उसको बोलते हैं अपन फील राइट्स टू अदर्स। जो मेंटली हेल्थ पर्सन होता है वो अपने आसपास के लोगों की आयु तथा उनका जो पद होता है उसके अनुसार उनको सम्मानित करता है। ऐसे व्यक्ति के अन्य लोगों के साथ में अच्छे संबंध होते हैं, अन्य लोगों के लिए ऐसे व्यक्ति विश्वास पात्र होते हैं। ऐसे व्यक्ति अपने आत्मसम्मान को बनाए रखता है तथा अन्य के आत्मसम्मान को भी ठेस नहीं पहुंचाता है। उसके बाद में आता है कि द लैक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट। लैक ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट मतलब होता है कि व्यक्ति दो विभिन्न विचारों के कारण ये निर्णय नहीं कर पाता है कि कौन सा कार्य करे व कौन सा कार्य ना करे। जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है वो इसकी स्थिति नहीं पाई जाती है, वह अपने निर्णय सोच विचार करके ले लेता है। देखो कॉन्फ्लिक्ट एक चीज होती है जो कि तुम्हारे साइकोलॉजी में आती है, कॉन्फ्लिक्ट, है ना। कॉन्फ्लिक्ट एक चीज होती है जो कि आपको एक ही टाइम में दो डिसीजन लेने होते हैं, है ना। कि जैसे कि आपको है आपका एमएससी का पेपर है, उसी दिन आपकी शादी है ना। क्या है सेम डे, है ना। सेम डे के अंदर आपका एमएससी का पेपर है, सेम डे आपकी शादी है। तो आप बताओ आप कॉन्फ्लिक्ट में आ गए हो नहीं आ गए हो कि मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, या आपके पास कोई जॉब ऑफर आया हो कि हाँ मुझे वहां जाना चाहिए, तो आप सोच सकते हो कि मेरे लिए इस टाइम पे क्या जरूरी है, उसको अपन क्या बोलते हैं
कॉन्फ्लिक्ट को फील करना, जो कि एक मेंटली हेल्थी पर्सन फील कर सकता है। उसके बाद में आता है हाई मोरल। मोरल मतलब क्या होता है कि जो मेंटली हेल्थी पर्सन होता है वो हाई मोरल होता है, गुण पाया जाता है। ऐसे व्यक्ति जीवन की विकट परिस्थितियों का समाधान, उसमें मोटिवेशन क्या होता है, ज्यादा होता है। जो ऐसे पर्सन होते हैं उनके अंदर जो मोटिवेशन होता है वो क्या होता है, इंक्रीज होता है थोड़ा सा, है ना, इसके अंदर मेंटली हेल्थी पर्सन के अंदर। उसके बाद में आएगा कि जो लाइफ गोल्स है ना, इनके अंदर लाइफ के कुछ गोल्स होते हैं। जो मेंटली इल पर्सन होते हैं, आपने कभी देखा उनको कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, नहीं करते हैं। जबकि जो मेंटली हेल्थी पर्सन होते हैं उनके लाइफ में ऐसे गोल्स होते हैं लाइफ में कि मुझे अपनी लाइफ में ये बनना है, मुझे बीएससी नर्सिंग के बाद में मुझे एमएससी नर्सिंग करनी है, एमएससी के बाद में पीएचडी करनी है, मुझे एम्स में जाना है, मुझे ये करना है, मुझे अपनी लाइफ को थोड़ा बेटर बनाना है, मतलब गोल्स होते हैं। लेकिन जो मेंटली इल पर्सन होते हैं उनके अंदर नहीं होते हैं। तो जो ये पर्सन होते हैं इनके अंदर क्या होते हैं, लाइफ के गोल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, है ना। गोल्स क्या होंगे इनके अंदर, प्रेजेंट होंगे। उसके बाद में आता है कि जो सिंसियरिटी होती है ना, जो मेंटली हेल्थ पर्सन होते हैं उन ऐसे जो पर्सन होते हैं वह अन्य लोगों के समक्ष अपने विचारों को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करते हैं। ऐसे व्यक्तियों का व्यवहार किसी प्रकार के धोखे कपट से परे नहीं होते हैं। मतलब जो ऐसे पर्सन होते हैं मेंटली हेल्थी पर्सन, वो किसी को झूठ नहीं बोलते हैं, किसी को धोखे में नहीं रखते हैं, जो भी होता है वो स्पष्ट होता है। उसको अपन क्या बोलते हैं, द क्लियरिटी, है ना, द सिंसियरिटी। क्या बोलते हैं, द सिंसियरिटी। उसके बाद में आता है प्रैक्टिकल एक्सेप्टेशन। मतलब जो मेंटली हेल्थ पर्सन होते हैं वो अपने जो विचार होते हैं, अपने चारों ओर के वातावरण में उपलब्ध संसाधनों तथा स्वयं की रुचि को ध्यान में रखकर ऐसे व्यक्ति कल्पनाओं में जीवन। अच्छा, कुछ लोग होते हैं ना जो सिर्फ ड्रीम में सोचते रहते हैं कि हाँ मैं ये कर लूंगा, हाँ मैं ये कर लूंगी, है ना, लेकिन वो क्या होते हैं, वास्तविकता में नहीं जीते हैं। क्या नहीं करते हैं, वास्तविकता में नहीं जीते हैं। लेकिन जो मेंटली हेल्थ पर्सन होते हैं वो कैसे जीते हैं, रियल लाइफ जीते हैं। कैसे, रियल लाइफ और प्रैक्टिकल लाइफ। मतलब ये किस में बिलीव करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में क्या करते हैं ये लोग, बिलीव करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में बिलीव करते हैं। उसके बाद में आता है कि जो डेवलपमेंटल टास्क ऑफ डिफरेंट एज ग्रुप्स, है ना, कि व्यक्ति का मानसिक व शारीरिक विकास पूर्ण अवस्था से प्रारंभ हो जाता है। माता पिता से प्राप्त आनुवंशिक गुणों द्वारा ही बच्चों का क्या होता है, विकास होता है। गर्भावस्था में भ्रूणीय विकास कई कारकों से प्रभावित होते हैं, जैसे माता पिता की आयु, उनका हेल्थ, माँ और माँ द्वारा लिया जाने वाला जो खाना है वो, उसके आसपास का वातावरण, और प्रेगनेंसी में मतलब अच्छा पोषण नहीं मिलने पर किसी भी प्रकार का डिजीज से जो बेबी पैदा हो रहा है उसको क्या हो सकती है, कंजेनाइटल डिजीज हो सकती है। वह जो बेबी हो रहा है उसका जो वेट होगा वो उसके नॉर्मल वेट से कम होता है, जिससे उसमें कहीं प्रकार की डिजीज हो सकती है। वह उसका जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो भी थोड़ा सा वीक हो सकता है। वह बच्चे को कई प्रकार के रोगों से संक्रमित हो सकता है। उसके बाद में आता है कि जब बच्चा 1 से 3 साल का हो तब क्या होता है कि विकास के वातावरण पोषण के उसका अच्छे से इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है, तथा ये जो एज वाले बच्चे होते हैं ये बोलने लगता है। जबकि किसकी, ये टोडलर की बात हो रही है जो कि 3 से 6 साल तक के होते हैं। इसमें बच्चा जो अपना था स्वयं के सेक्स को पहचान लेता है, अर्थात वह समझाता है कि वह लड़का है या लड़की है, और उसी के अनुसार व्यवहार करने लगता है। देखो, जो इसने ये बता रखा है कि डेवलपमेंट कैसे होता है। सबसे पहले जो डेवलपमेंट होता है, जो प्रेगनेंसी होती है मदर की, बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो यहीं से स्टार्ट हो जाता है, जो कि कहाँ चलता है, प्रेगनेंसी से डेवलपमेंट स्टार्ट होता है जो कि कहाँ तक चलता है, टील डेथ, मतलब उसकी डेथ तक चलता है। सबसे पहले बच्चा जो मदर जब प्रेगनेंसी में कंसीव किया है, जब किया ही है, जब बच्चा कहाँ है, माँ के पेट के अंदर है ना,
इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर। कहाँ है? इंटरनल इन्वायरमेंट के अंदर, मतलब कहाँ है? माँ के पेट के अंदर, उसको बोलते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट। और इसको बोलते हैं एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, वो होता है जब बच्चा पैदा हो जाता है। ठीक है, तो अब मुझे बताओ कि जब बच्चा इंटरनल इन्वायरमेंट में है तो क्या क्या चीजें उसे प्रभावित कर सकती है? सबसे पहले, अगर जो पेरेंट्स है उनको कोई डिजीज हो, उनकी जो एज हो या तो बहुत कम हो या फिर ज्यादा हो, है ना? एज, किसकी एज? पेरेंट्स की। या फिर जो मदर हो वो क्या नहीं ले रही हो? न्यूट्रिशन नहीं ले रही हो अच्छे से, है ना? ये सब चीजें। और उसके बाद में आता है, और जो बेबी का जो वेट है ना, पैदा होने के बाद बेबी का वेट है वो क्या हो? थोड़ा सा कम हो। ये किस में आएगा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में, है ना? ये सब तो इंटरनल इन्वायरमेंट में आएगा, ये सब क्या आएगा? एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में आएगा कि बेबी का जो वेट हो वो क्या होगा? कम होगा। उसके बाद में आता है कि सबसे पहले अपन पढ़ेंगे कि बच्चा जो होता है उसका जो डेवलपमेंट स्टार्ट होता है, सबसे पहले होता है नियोनेट। ये कब तक होता है? 1 से लेके 28 डेज तक। ठीक है, उसके बाद में आता है टॉडलर। ये कहाँ से होता है? 1 से लेके 28 ईयर तक आएगा। फिर आएगा इन्फेंट। क्या आएगा? इन्फेंट। इन्फेंट कहाँ तक से होता है? 1 ईयर तक। कहाँ से लेके? 28 डेज तक। उसके बाद में आता है टॉडलर, जो कि कहाँ से होता है? 1 से लेके 3 ईयर तक। उसके बाद में क्या आता है? प्री स्कूल, जो कि क्या होता है? 3 से लेके 6 ईयर। फिर आता है स्कूल, उसके अंदर कहाँ आएगा? 6 से लेके 12 ईयर। फिर आता है अडोलसेंट्स, जो कि कहाँ से आता है? 13 ईयर से लेके पूरी लाइफ तक चलता रहता है ना? ये होता है डेवलपमेंट। अगर किसी भी बच्चे का डेवलपमेंट इसमें नहीं हुआ तो वो क्या कहलाएगा? हेल्थी पर्सन नहीं कहलाएगा। अतः मतलब जब बच्चा 1 से 3 ईयर का होता है तब अपन क्या देखेंगे उसके अंदर? उसका इम्यूनाइजेशन हुआ है या नहीं हुआ है। और जब बच्चा 3 to 6 ईयर होगा तब अपन उसमें क्या देखेंगे? इस एज में वो क्या सीख जाता है? सेक्स डेडिकेशन, मतलब सेक्स बच्चा क्या सीख जाएगा? सेक्स प्रोफाइल, कि मैं गर्ल हूं या बॉय, है ना? ठीक है, उसके अंदर 13 ईयर वाला एज जो होता है उसमें बच्चे को बहुत सी प्रॉब्लम आती है ना? क्योंकि किशोर अवस्था जो होती है, जो एडोलसेंट एज होती है, वो बहुत ही ज्यादा क्या होती है? बड़ी भी अवस्था होती है, सबसे बड़ी यही चलती है। और इसके अंदर बच्चे में बहुत सारे से चेंजेस आते हैं। उसके अंदर आता है कि जो अडोलसेंट एज होती है उसके अंदर जो बच्चे होते हैं वो अपने से अपोजिट सेक्स जो होता है उसके प्रति उनका आकर्षण होता है। अतः जो अडोलसेंट होते हैं वो अपने आप में खोए रहते हैं, उनके अंदर बहुत सारे नए नए ड्रीम्स होते हैं। वो अपनी जॉब और जो फैमिली है और अपनी जो मतलब वाइफ है उसके प्रति जो होते हैं वो थोड़े अग्रसर होता है। वह स्वयं की जिम्मेदारियों का एहसास करता है कि मुझे क्या करना है लाइफ में, क्या करना है। और जो व्यक्ति ऐसा नहीं कर पाते हैं वो क्या हो जाते हैं? थोड़े से चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्सेल हो जाते हैं और उनका जो मेंटली हेल्थ होती है वो थोड़ी सी बिगड़ने लगती है।
उसके बाद में आता है अडोलसेंट, लेट अडोलसेंट। लेट अडोलसेंट में क्या होता है कि जो वृद्धावस्था होती है, जो ओल्ड एज होती है, उसमें व्यक्ति शारीरिक रूप से क्या हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मानसिक रूप से भी उसमें जल्दी थकान आ जाती है, जिससे रिटायरमेंट ले लेते हैं। अतः इस आयु में व्यक्ति से को अधिक देख रेख की आवश्यकता होती है, और जो वृद्धों को मानसिक सहारा प्रदान किया जाता है, जिससे उन्हें अकेलेपन का एहसास नहीं होता है। उसके बाद में आता है कि द डिफरेंट डिफेंस मैकेनिज्म। डिफेंस मैकेनिज्म क्या होता है कि डिफेंस मैकेनिज्म वह मैकेनिज्म होता है कि आप अपनी रक्षा कैसे करते हो, उसको आप क्या बोलते हो, डिफेंस मैकेनिज्म। इसके द्वारा जो पर्सन होता है वो अपनी रक्षा कैसे करता है विपरीत परिस्थितियों में, मतलब उसके सामने अगर कोई सिचुएशन आ जाती है उसके अंदर, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। इड ईगो तथा सुपर ईगो की अंतर्क्रिया से व्यक्ति तनावग्रस्त हो जाता है, जिससे बचाने के लिए वह मतलब क्या करता है, मनोरचनाओं का उपयोग करता है। मनोरचना की विशेषताएं मतलब व्यक्ति के आत्मसम्मान को बचाने वाली होती है। आंतरिक अंतभेद के कारण मनोरचना की उत्पत्ति होती है। मनोरचना अचेतन मन के स्तर पर भी कार्य करती है तथा मनोरचना का उपयोग व्यक्ति अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए भी करता है। डेफिनेशन, मनोरचना क्या होती है ना, द कॉलमैन के अनुसार दबावपूर्ण परिस्थितियों का प्रत्येक रूप से सामना करने हेतु व्यक्ति जिन प्रतिक्रियाओं का उपयोग करता है वह मनोरचना कहलाती है, या उसको डिफेंस मैकेनिज्म भी कहते हैं। तथा ब्राउन के अनुसार वह प्रक्रियाएं जो चेतन तथा अचेतन मतलब कॉन्शियस तथा अनकॉन्शियस मन के स्तर पर कार्य करती है और व्यक्ति के आंतरिक संघर्ष को कम कर देती है, उसको अपन क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। जो कि क्लासिफिकेशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेजर मैकेनिज्म, एक होता है माइनर मैकेनिज्म। मेजर मैकेनिज्म में क्या होता है कि वह डिफेंस मैकेनिज्म जो अनकॉन्शियस लेवल पर कार्य करता है तथा व्यक्ति के अंदर प्राथमिक रूप से समाप्त करती है तथा प्राथमिक मनोरचना कहलाती है, मतलब माइनर मेजर मैकेनिज्म कहलाती है, जिससे रिग्रेशन होता है, सब्लिमेशन होता है, रिटेलाइजेशन होता है, कन्वर्जन होता है, रिप्रेशन होता है, द रिएक्शन फॉर्मेशन होती है, जिससे इंसान क्या होता है, खुद को बचाने की कोशिश करता है, उसको डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। उसके बाद में आता है रिग्रेशन। क्या होता है कि कोई पर्सन है, व्यक्ति तनावपूर्ण स्थिति में अरिपरिक व्यक्ति अर्थात बच्चों की तरह व्यवहार करने लगता है, तो फ्लाइट टू चाइल्डहुड, उसको क्या बोलते हैं अपन, रिग्रेशन। प्रतिगमन मतलब जिस चीज से आप निकल गए हो लेकिन वापस उसी चीज में चले जाते हो। होता है ना कि कभी कभी आपको टेंशन होती है तो आप नाखून खाने लगते हो, अंगूठा खाने लगते हो, मतलब बच्चे जैसी हरकतें करने लगते हो, उसको क्या बोलते हैं, रिग्रेशन बोलते हैं। सब्लिमिनेशन किसको बोलते हैं कि जो पर्सन होता है वो क्या करने लगता है कि अपनी जो शक्ति का उपयोग समाज के हित में करना, है ना, मतलब समाज के हित में, जैसे कि आप है ना ऐसा कर रहे हो कि हाँ हम बहुत अच्छे हैं, है ना, बजाय सम्मान प्राप्त होता है, जैसे आक्रामक व्यवहार वाला व्यक्ति आर्मी में चला जाए या बॉक्सर बन जाए तथा वह अपने आक्रामक व्यवहार का उपयोग समाज के हित में कर सम्मान प्राप्त कर लेता है, उसको क्या बोलते हैं, सब्लिमेशन, है ना। और फिर आता है रैशनलाइजेशन, है ना, मतलब जो ओके, रेशनलाइजेशन, आप भी रेशनल नहीं देते हो कि कभी लोग आप लोग लेट हो जाते हो क्लास में तो आप लोग क्या बोलते हो, मैं हमारे घर में, मतलब बिना काम का एक्सक्यूज देना, है ना, वो क्या कहलाता है, रेशनलाइजेशन। या आप रेशनल दे देते हो और खुद को बचा लेते हो, उसको क्या बोलते हैं, रेशनलाइजेशन। उसके बाद में आता है द कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन मतलब इसमें क्या होता है कि जिससे आंतरिक अद्भुत को शारीरिक लक्षणों के रूप में अभिव्यक्त करता है, जिससे अन्य लोग उसकी देखभाल करने में लगते हैं। ओके, कन्वर्सेशन मतलब क्या होता है कि कोई पर्सन होते हैं जो अधिक अट्रैक्शन पाने के लिए खुद को बीमार साबित कर देते हैं कि हाँ मैं तो बीमार हूँ, मेरी देखभाल करो, ऐसे करके, है ना। उसके बाद में आता है रिप्रेशन। रिप्रेशन मतलब क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो अपनी जो थिंकिंग होती है, असम्य स्मृतियों को चेतना से अलग कर, जैसे यदि कोई विद्यार्थी परीक्षा में अनुत्तीर्ण हो जाता है तो वह अपने बुरे अनुभव का चेतन मन से अचेतन मन में स्थानांतरित करके, अच्छा, इसके अंदर रिप्रेशन मतलब क्या होता है कि आप लोग अगर आप मतलब कोई इंसान पर्सन होता है वो फेल हो जाता है तो वो क्या पूरी जिंदगी कहता रहेगा नहीं मैं फेल हो गया, फेल हो गया, फेल हो गया, तो क्या करता है उस चीज को कहाँ डाल देता है, अनकॉन्शियस माइंड में डाल देता है, मतलब वो उससे क्या कर लिया, समझौता कर लिया और उस चीज को क्या हो गया, वो भूल गया। उसके बाद में आता है रिएक्शन फॉर्मेशन। रिएक्शन फॉर्मेशन मतलब क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो समाज सुधारक के रूप में, मतलब ऐसा होता है कि कोई पर्सन होता है जैसे कि आप लोग हो,
है ना। आप इतने दिन तो पढ़ने आ ही नहीं रहे, तो एकदम से पढ़ने आ गए, अच्छे बच्चे करने की कोशिश करते हो कि पहले तो आपको कोई मतलब ही नहीं था, बाद में अच्छा करने की कोशिश करोगे, मतलब कि पहले आप अच्छे नहीं थे, अब आप अच्छे हो रहे हो, उसको क्या बोलते हैं, रिएक्शन फॉर्मेशन बोलते हैं। उसके बाद में आएगा माइनर मैकेनिज्म में क्या आता है, डिस्प्लेसमेंट, नेगेटिविज्म, प्रोजेक्शन, आइडेंटिफिकेशन, इंट्रोगेशन एंड कॉम्प्रहेंशन। उसके अंदर सबसे पहले आता है फेंटेंसी, ट्रांसफॉर्मेशन, विड्रॉल, स्केप एंड फिसिनेशन। उसके अंदर सबसे पहले आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, इसमें वस्तु अथवा व्यक्ति स्थानांतरित हो जाते हैं, इससे संबंधित संवेग किसी और व्यक्ति अथवा वस्तु पर, जैसे यदि किसी विद्यार्थी को विद्यालय में अच्छे अंक प्राप्त नहीं हुए तो वह अच्छा बहनों पर डांट कर निकालता है वह अपने छोटे भाई। डिस्प्लेसमेंट मतलब कि जैसे कि मैं हूं, है ना, अगर मेरी घर से लड़ाई होके आई है तो मैं क्या करूंगी कि अब मैं अपने घर वालों से तो नहीं लड़ सकती, तो जो मेरे से छोटे होंगे, है ना, या फिर जो मेरे से थोड़े बराबर के होंगे, मैं उन पे जाके अपना गुस्सा निकाल दूंगी। मतलब आप क्या कर रहे हो, कहीं और की चीज कहीं और पे निकाल रहे हो, मतलब कहीं और का गुस्सा आप कहीं और निकाल रहे हो, उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उसके बाद आता है नेगेटिविज्म। नेगेटिविज्म क्या होता है कि व्यवहार के विपरीत व्यवहार करता है, जैसे यदि डॉक्टर रोगी को कोई औषधि लेने के लिए निर्देश करता है तो उसे रोगी उस औषधि को नहीं खाता है। जैसे कि नेगेटिविज्म मतलब वो सोचता है कि नहीं, अब आप डॉक्टर के पास चले भी गए हो इलाज कराने के लिए, लेकिन आपने उसकी दी हुई दवाई नहीं ली है, आप उसको नकारात्मक तरीके से मना कर देते हो कि नहीं हम नहीं लेंगे, तो उसको अपन क्या बोलते हैं, नेगेटिविज्म बोलते हैं। आइडेंटिफिकेशन मतलब क्या होता है कि इसके उपयोग द्वारा व्यक्ति स्वयं में अपने आदर्श व्यक्तियों के गुणों के विकास करने का प्रयास करता है, जिससे वह भी उन जैसा बन सके। ऐसे आप सबका कोई ना कोई आइडियल होगा ना, जैसे किसी का सचिन तेंदुलकर होता है, किसी का विराट कोहली होता है क्रिकेट में, कोई हीरोइन होता है, हीरोइन जैसा बनना चाहता है, मतलब सबके अपने अपने आइडेंटिटी वो होता है ना, कि गोल आइडल होता है। और उसके बाद में आता है इंट्रोजेक्शन। इंट्रोजेक्शन मतलब क्या होता है कि अपने दोषों को कम करने अथवा दूर करने के लिए अन्य व्यक्ति के गुणों को अपने व्यक्तित्व में सम्मिलित कर लेना, स्वयं को उनका जैसा समझते हैं, उसको क्या बोलते हैं, अंतःक्षेपण, है ना। उसके बाद में आता है कि कंप्रेमिएशन, क्षतिपूर्ति। इसके द्वारा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अभाव का अनुभव करता है तो अन्य कार्य करके इस अभाव की क्षतिपूर्ति का प्रयास करता है। जैसे हेलन केलर जो कि अंधी व गूंगी तथा बहरी महिला थी, अपनी इस कमी को दूर करने हेतु लेखिका बनकर विश्व में ख्याति होगी। कंप्रहेंशन मतलब क्षतिपूर्ति। अगर आपने किसी, जैसे कि आप अंधे हो, है ना, तो पर आपको भगवान ने आवाज तो दी है, आप अच्छा गाओ, है ना, मतलब आपने अपने अंधेपन को दूर करके आपने अपनी चीज में कुछ और डेवलप कर लिया है, जैसे कि आपने गाना गाना सीख लिया है ना। अगर कोई गूंगा है, अच्छा कर नहीं सकता, बोल नहीं सकता, तो पेंटिंग तो बना सकता है ना। मतलब कि वो क्या करता है कि अपनी कमियों की क्या कर लेता है, क्षतिपूर्ति कर लेता है। उसके बाद आता है फैंटेसी। फैंटेसी मतलब क्या होता है कि इस प्रकार के मनोरंजन का उपयोग व्यक्ति द्वारा व्यक्ति अपनी इच्छा और को दूर करने हेतु कल्पनाओं का उपयोग करता है। अडोलसेंट में इस अच्छा, आप लोग है ना, जैसे कि आप लोग रियल में तो कलेक्टर नहीं बन पाओगे, तो आप लोग क्या सोचते हो कि सपने में सोचते हो कि काश मैं कलेक्टर होता। तो सबसे ज्यादा ये चीजें कौन सोचता है, एक अडोलसेंट सोचता है। कौन सोचता है, एक अडोलसेंट सोचता है। उसके बाद में आता है ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन मतलब कि इसमें होता है कि यदि किसी वृद्धा अस्पताल में नर्स उसकी सेवा करती है तो नर्स में उसे अपनी, अच्छा जैसे कि आप लोग हो, है ना, होता है ना कि किसी के पेरेंट्स नहीं होते हैं तो कोई उसका ख्याल रखता है, तो उसको लगता है कि यार ये मेरे पापा ही तो है, पर आपके पापा थोड़ी है। मतलब आप क्या कर रहे हो, किसी और चीज को कहीं और रख के उसमें अच्छी चीज देख रहे हो, उसको ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं। विड्रॉल मतलब क्या होता है कि असफलता के डर से परिस्थितियों से पीछे हट जाना क्या कहलाता है, विड्रॉल कहलाता है। मतलब कि आपने एग्जाम फाइट ही नहीं किया और आप क्या कहोगे, मैं तो फेल हो जाऊंगा, मतलब एग्जाम तो आपने दिया नहीं, फिर भी आप बोल रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो आप उससे क्या कर रहे हो, मना कर रहे हो। स्केप मतलब क्या होता है कि जैसे कि अपनी कमियों को छुपाने हेतु अन्य वस्तुओं का सहारा लेना, जैसे सिगरेट पीना, है ना, और अल्कोहल लेना, ये सब। उसके बाद में आता है फिक्सेशन। फिक्सेशन मतलब क्या होता है कि ये इस प्रकार की डिफेंस मैकेनिज्म होती है जो आयु तो बढ़ती जाती है परंतु व्यवहार बच्चों जैसा रहता है, उसको क्या बोलते हैं, फिक्सेशन बोलते हैं, है ना। कुल मिला के अपन ये पढ़ रहे थे कि जो डिफेंस मैकेनिज्म होता है, इसके अंदर क्या होता है कि जो पर्सन होता है वो क्या करता है, फाइट करता है ना।
और खुद को क्या करता है, सेफ करता है। दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है मेजर, एक होता है माइनर। अपन ने पढ़ लिया मेजर कौन कौन से होते हैं और माइनर कौन कौन से होते हैं। इसको अपन क्या बोलते हैं, डिफेंस मैकेनिज्म बोलते हैं। चलो थैंक यू आज के लिए।